देखिए लास्ट क्लास में हमने सेल्स का कॉम्बिनेशन कर लिया था। सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और उसके ऊपर हमने नेट इफेक्टिव ईएमएफ निकाल लिया था कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, सीरीज़ में कैसे आता है, पैरेलल में कैसे आता है, और अगर एन आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज़ में जोड़ दिया जाए, पैरेलल में जोड़ दिया जाए, वो भी हम कर चुके थे, है ना। एक दो क्वेश्चन में पहले भी करा चुका था इसके ऊपर, और अभी भी हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। देन इसके बाद में इसका इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है किरचॉफ्स लॉ, उन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ के दो लॉज होते हैं, उन्हें अभी दो क्वेश्चन के बाद में उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और उन्हें अच्छे से देखेंगे हम। तो पहले ही दो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन के ऊपर सेल्स के किस तरीके से होंगे भाई। देखो भाई, देखो आपको दिया है इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट सेल। तो जो 6 वोल्ट वाली सेल है, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा। ये पूछा है आपसे कि 6 वोल्ट वाली बैटरी के एंड्स जो है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। अब आप अगर इसे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत है तो आपको यहाँ पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस सेल की ओर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है या इस सेल से इलेक्ट्रिक करंट बाहर जा रहा है। यानी ये वाली जो सेल है जिसके अक्रॉस आपसे पूछा है, ये सेल चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ऊपर कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को किधर फ्लो करवाना चाह रही होगी, इस तरफ करवाना चाह रही होगी। 6 वोल्ट की भी किधर करवाना चाह रही होगी, इस तरफ करवाना चाह रही होगी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट इसके अकॉर्डिंग चलेगा या इसके अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि दोनों सेल एक दूसरे का क्या कर रही हैं, अपोज कर रही है। और आप देखोगे ये ज़्यादा वोल्ट की है, ये कम वोल्ट की, इसका मतलब है ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे करके ही आ रहा होगा, है कि नहीं। यानी इलेक्ट्रिक करंट इसी तरीके से आया होगा, आई करंट ऐसे करके और इस तरीके से गया होगा। अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू निकालूँ सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी वैल्यू कितनी रही होगी, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आई बराबर क्या होता है, ई नेट अपॉन जो भी हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हम टोटल रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। एक्सटर्नल भी है तो वो भी काउंट हो जाता है, एक्सटर्नल नहीं है तो केवल हम इंटरनल रेजिस्टेंस से काम चला लेते हैं। तो ई नेट अगर निकाला जाए तो ई नेट देखो कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट तो सपोर्ट कर रहा है और 6 वोल्ट क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। तो 12 माइनस क्या करना पड़ेगा, आपको 6 करना पड़ेगा। ध्यान रखना है 90% स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं, वो क्या लिखेंगे 12 + 6 कर देंगे। नहीं भाई, 12 + 6 तब होता है जब इसके टर्मिनल चेंज होते ये भी उधर ही इलेक्ट्रिक करंट को भेज रहा होता। तो देखो आप इलेक्ट्रिक करंट जाना किधर चाहिए। तो 12 - 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना दे रखा है 3 ओम और इसका कितना है 2, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये आ गया 6/5। और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा 1.2। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक करंट है तो 1.2 एम्पियर इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट निकल के आ गया 1.2 एम्पियर का। इलेक्ट्रिक करंट तो आ गया है। अब आगे हमसे क्या पूछा है भाई इलेक्ट्रिक करंट के अलावा, तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद में आपसे फिर पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V किसके बराबर आ जाएगा, E माइनस आई आर आएगा या E प्लस आई आर आएगा। देखो तो ये इलेक्ट्रिक करंट इसको दिया जा रहा है, यानी E प्लस आई आर हो जाएगा, चार्ज हो रहा है एक तरीके से। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से निकलता तो E माइनस आई आर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम E प्लस आई आर, क्योंकि इसकी ओर 6 वोल्ट वाले के अक्रॉस निकालना है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। तो E प्लस आई आर आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू इसका EMF कितना दे रखा है 6 दे रखा है, प्लस I कितना है 1.2 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो ये आ जाएगा 6 + 2.4 यानी 8.4 वोल्ट हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4th ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आया कैसे किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से आप कर सकते हो। पहले करंट निकाल लिया, फिर हमने V को निकाल लिया है आराम से। क्लियर। E वाला ये वाला कैसे आया है, तो आपको ये इसके अक्रॉस निकालना है ना, ये वाली जो सेल है इसके अक्रॉस निकालना है। अब आप देखो कि इससे इलेक्ट्रिक करंट अगर बाहर जाएगा, कल मैंने बताया था केसेस बताए थे सेल्स के अंदर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें हैं, या ओपन सर्किट है। तो चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट उसकी ओर जा रहा है, तो क्या फॉर्मूला आता था V = E + आई आर। अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से बाहर जा रहा होता तो क्या था E - के आई आर आ जाता है ना।
तो अब यहाँ पे इसकी ओर जा रहा है तो प्लस में हो जाएगा। और किस सेल के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए तो इस सेल का ईएमएफ कितना है 6 के बराबर, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 के बराबर। तो इसी सेल के लिए आएंगे ये आपके लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द शेल ऑफ ए ईएमएफ ई दे रखा है, पोटेंशियल अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज व्हाट। ठीक है, आपको दिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर दे दिया है भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर दे दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर दे दिया है, यानी आई और आर दोनों की वैल्यू सेम दे दी गई है। इस कंडीशन में आपसे पूछा है कि वी की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स कितना रहा होगा। तो V किसके बराबर होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट बाहर लिया जा रहा है, जनरली अगर कोई इस केस दे नहीं रखा है तो हम हमेशा मानते हैं कि सेल से हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को बाहर खींचते हैं हमेशा। तो जनरल फार्मूला हम क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इस केस को हम हमेशा यूज़ करेंगे अगर किसी सेल से इलेक्ट्रिक करंट लिया जा रहा है तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर आप लिखोगे। अब V इज इक्वल टू ई माइनस के आई आर, इस R की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल R लिख सकते हो। और हमें पता है कि V किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है, यानी ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख दोगे, V के बराबर लिख दोगे। किसके बराबर लिख दोगे, V इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2V इज इक्वल टू ई, यानी V कितना आ जाएगा भाई E अपॉन 2। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होंगे इस कंडीशन में वो EMF का कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। तो बस इतनी सी कंडीशन पुट करनी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर है। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, हम फॉर्मूला जानते ही हैं। तो R की जगह R आ गया तो V आई आर के बराबर होता है, वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा सीधा सॉल्व करके अपन निकाल लेंगे। हो गया। अब स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो जो किरचॉफ के लॉ होते हैं, एक्चुअल में किरचॉफ के कितने लॉ होते हैं भाई, 2 लॉज होते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के 2 लॉ हैं। आप इसे लिख सकते हो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और दूसरा है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। कितने लॉ हो गए, 2। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है उसको आप किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से भी जानते हो, किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से भी जानते हो। और इसको आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हो, वोल्टेज लॉ। या फिर इसको आप किरचॉफ्स जंक्शन रूल बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए बोला गया है, जंक्शन लॉ आप इसे बोल सकते हो चाहो तो। जंक्शन रूल के नाम से भी हम जानते हैं, जंक्शन रूल। और इसको आप किरचॉफ लूप लॉ के नाम से भी जान सकते हो, तो लूप लॉ भी होता है। 3 नाम है एक तरीके से। किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसके लिए किरचॉफ करंट लॉ बोलोगे, इसके लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलोगे, और ये जंक्शन रूल या लूप लॉ हो जाएगा, है ना। तो ये किरचॉफ्स के हैं, तो यहाँ लिख देते हैं चलो पूरा, किरचॉफ्स करंट लॉ, और ये क्या है भाई, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इस तरीके से है। अब इनमें से जो ज़्यादातर जो फेमस नेम है वो कौन सा है भाई, इसके लिए तो हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ यानी KCL। और जो दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, इसके लिए KVL वर्ड यूज़ करेंगे, और इसके लिए हम KCL वर्ड यूज़ करेंगे, KCL एंड KVL। तो पहला जो लॉ है हमारा किरचॉफ का, वो क्या है उसको हम समझते हैं ढंग से, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में समझते हैं। अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं। देखो आपने देखा होगा जंक्शन के बारे में, जंक्शन में हमेशा आपने देखा है कि जैसे ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स, जंक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स आती हैं और आने के बाद में थोड़े बहुत समय तक रुकेंगे और फिर वो चली जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि जंक्शन पे आके बस ट्रेन आती ही जा रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है। जो ट्रेन आई है कुछ समय बाद में वो जाएगी, सीधा सा रूल होता है। और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कोई कहीं किसी रास्ते से आ रही है ट्रेन, कोई किसी रास्ते से आ रही है, और कोई किसी रास्ते पे चली गई। आने वाला रास्ता अलग हो सकता है, जाने वाला रास्ता अलग हो सकता है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आ रहा है वो जंक्शन से जाएगा भी जाएगा।
यही मतलब होता है जंक्शन का। तो किरचॉफ का जो करंट लॉ होता है वो जंक्शन रूल को ही फॉलो करता है, यानी जैसे कोई अगर आ रहा है तो कुछ समय बाद में वो जाएगा भी, कुछ जंक्शन की तरीके से ही बिहेव करता है। और किस तरीके से बिहेव करेगा आप देखिए ध्यान से यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे माना हुआ है कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, जैसे ये वाला जो वायर है इसमें से I1 करंट जा रहा है अंदर की तरफ, इसमें कितना जा रहा है भाई, ये I2 करंट जा रहा है, और ये वाला बाहर की ओर जा रहा है I3, ये भी बाहर की, अच्छा ये आ रहा है I4, और ये कितना है I5। इस तरीके से यहाँ पर आपको दे रखे हैं। कुछ इलेक्ट्रिक करंट आते हुए नज़र आ रहे होंगे और कुछ इलेक्ट्रिक करंट इससे बाहर जाते हुए नज़र आ रहे होंगे, और इसको आप एक तरीके से जंक्शन पॉइंट बोल सकते हो। जंक्शन पॉइंट की ओर आ रहे हैं कुछ करंट और कुछ जो है जहाँ बाहर जा रहे हैं। अब आपको लेना क्या है, इसके लिए साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन का क्या मतलब होता है भाई किरचॉफ लॉ के लिए, कि जो इनकमिंग करंट होता है, जो आने वाला करंट होता है, आप उसको तो कैसे लोगे, आप हमेशा पॉजिटिव, और जो आउटगोइंग करंट होता है, आउटगोइंग करंट को आप कैसे लोगे, हमेशा नेगेटिव। तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव साइन के साथ में लोगे, और आउटगोइंग यानी बाहर जाने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे आप नेगेटिव साइन के साथ में लोगे। और देखो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है, करंट लॉ जो है, इसमें बहुत सिंपल सी बात बताई गई है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसे बताऊं तो इन्होंने ये बता दिया है कि जितना करंट आ रहा है वही करंट जाएगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या बोला मैंने, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जितना इलेक्ट्रिक करंट आया है सेम उतना ही इलेक्ट्रिक करंट ही वापस जा रहा होगा। और इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे मानूं तो मैं देखो क्या कह सकता हूँ, आने वाला करंट देख लिए कौन कौन सा है। तो आने वाला कौन कौन सा है, I1, और कौन सा है I2, और कौन सा है I4, ये आने वाला है। बराबर क्या हो जाएगा, आउटगोइंग। आउटगोइंग कौन सा है, I3, और क्या है I5। यही है इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इन तीनों का सम बराबर होगा उन दोनों के बराबर के। यही चीज़ आगे लिख भी रखी है, देखो आप ध्यान से। किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। और टोटल जो इनकमिंग करंट था वो कौन सा था, I1 प्लस I4 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। तो इस तरीके से ये वाला हमने लिख दिया, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। इस तरीके से आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने सिंप्लीफाई करके बता रखा है कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। लेकिन बुक्स वगैरह में आप जब देखोगे तो इन्होंने अलग लैंग्वेज यूज़ की है। अलग लैंग्वेज क्या यूज़ की है, इन्होंने बोला है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट जंक्शन इज जीरो। इसका मतलब देखो क्या बोला है कि किसी भी जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम जो होता है वो कितना होता है, जीरो। यानी इन्होंने बताया कि समेशन ऑफ आई हमेशा कितना होता है भाई, जीरो के बराबर होता है। समेशन ऑफ आई कितना बताया इन्होंने, जीरो के बराबर बताया। समेशन आई जीरो का मतलब क्या है, यानी टोटल अगर आप इलेक्ट्रिक करंट का एल्जेब्रिक सम लोगे तब वो आपको जीरो के बराबर मिलेगा। और एल्जेब्रिक सम का मतलब है आपको साइन के साथ में लेना है, और साइन मैंने अभी आपको बताया इनकमिंग पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग कैसा लेना है, नेगेटिव। तो आप देखिए इनकमिंग को तो कैसा ले लिया, पॉजिटिव। I1 पॉजिटिव है, I2 पॉजिटिव है, I4 पॉजिटिव है, और आउटगोइंग कौन सा था, I3 F5, इनको कैसे ले लिया, नेगेटिव। इज इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर आ जाएगा I3 प्लस I5 के। तो ये तो वही चीज़ निकल के आ गई जो मैं अभी बता रहा था कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, है कि नहीं। तो चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे आप इस तरीके से लिखो, दोनों का मतलब तो क्या है, एक ही है। तो आपको दोनों ही लिख लेने हैं। जब आप इसे नोट करेंगे तो सीधा सीधा आपको देखो क्या करना है, यहाँ से जैसे आपने हेडिंग डाल लिया किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में हेडिंग डालने के लिए ये तो बस समझाने के लिए था कि ऐसा कुछ है, लिखना तो है नहीं, बस समझाने के लिए है। तो फिर आप वहाँ पे क्या डालोगे, ये साइन कन्वेंशन लिख सकते हो किरचॉफ्स लॉ के लिए, और ये डायग्राम आप एक बार बना लेना, वही चलता रहेगा नीचे तक। डायग्राम बना लिया, साइन कन्वेंशन लिख लिया, आगे फिर आपको क्या लिखना है, ये वाला स्टेटमेंट लिख दें एक बार, तो उसके नीचे ये लिख सकते हो। फिर और करके आप क्या लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। तो फिर वहाँ से यहाँ तक ही आ जाएगा। और इसका मेन जो है वो यही है कि समेशन आई किसके बराबर होता है भाई, जीरो के बराबर होता है। अगली चीज़, ये जो किरचॉफ करंट लॉ है ये किस पे बेस्ड होता है, तो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एक तरीके से यही है कि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जाएगा भी, यानी चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसीलिए जितनी इलेक्ट्रिक करंट आया है उतना ही इलेक्ट्रिक करंट जाएगा भी। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ
ओबे या बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में KCl बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो लॉ होता है कंजर्वेशन का, उसी के ऊपर ये बेस्ड होता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखना है आपको। किस पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। ठीक है, अच्छा ये वही चीज़ यहाँ लिख रही है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के कंजर्वेशन पे जो है बेस्ड होता है, वही हमने लिख दिया है। इसके ऊपर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसे बहुत आराम से बता भी सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये आपको 5 वायर दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है कि ये जो आई की वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी रही होगी। तो फटाफट से सोचो और बताइए इस आई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। सोच के बताओ जल्दी से। ज़ीरो है तो सीधा सीधा किया होगा, आने वाला बराबर जाने वाला। तो क्या लिखेंगे? इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग इलेक्ट्रिक करंट। आने वाला देखो कौन कौन सा है, 30 और 20 आ रहा है, तो 30 प्लस 20। जाने वाला कौन कौन सा है? 10 प्लस 40 प्लस क्या है? आई जाने वाले में काउंट हो रहा है अभी। तो कितना आ जाएगा भाई? 50 इज इक्वल टू 50 प्लस आई, यानी आई कितना हो जाएगा? 0। इस वायर से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा रहा होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर दूँ, और चेंज देखो क्या है कि मैं बोल दूँ कि यहाँ पे ये 40 कर दिया जाए, सपोज 30 की जगह मैंने 40 कर दिया, तो बताओ आई कितना हो जाएगा? तो यहाँ अगर 40 हो जाएगा तो बस बिल्कुल हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आई कितना? तो आराम से कर सकते हो, कोई बात नहीं, बस इतना सा ध्यान रहना है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट करना है, आपको सीधा सीधा रिजल्ट मिल जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई? KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। अब KVL होता क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं, अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो KVL ये कहता है कि अगर हमारे पास में कोई लूप दे रखी हो, और हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लूप्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, यानी लूप के लिए वैलिड होता है। लूप का मतलब समझ रहे हो आप? एक ऐसा हमारा सर्किट होगा जो बिल्कुल बंद होगा, क्लोज होगा, क्लोज लूप होगी, बंद होगा, क्लोज होगा, उसी को आप क्या बोल सकते हो? किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप बोलोगे। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पर ये कहता है कि समेशन आई आर बराबर हो, समेशन आई आर प्लस समेशन ई किसके बराबर होता है? 0 बराबर। इसका मतलब सीधा सीधा सा बस इतना लिखा हुआ है, अगर मैं आपको इसका मतलब समझाऊँ, इसका मतलब होता है कि लूप के अंदर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये EMF है, तो ये भी एक तरीके से टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालोगे, उसका टोटल सम लोगे तो वो कितना होगा? 0 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि समेशन ऑफ डेल्टा V हमेशा कितना होना चाहिए भाई? 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो चाहो तो। और देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस of all components and sources of EMF is equal to 0। जो एल्जेब्रिक सम मिलेगा वो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए भाई? 0 के बराबर ही आना चाहिए। अब किस तरीके से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, थोड़ा सा हम देखते हैं उसे। जैसे ये किस तरीके के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। जैसे आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे एक शेल दे दिया आपको यहाँ पे, एक दूसरी शेल दे दी यहाँ पे, सपोज ये रेजिस्टेंस दे दिया, एक इधर रेजिस्टेंस दे दिया है।
एक इधर भी आपको रेजिस्टेंस दिया है, एक इधर आपको शेल दे दी है और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस दे दिया है। तो आपको कितने लूप दे दी है? यहाँ पर 2 लूप है, फर्स्ट एंड सेकेंड वन। इनका कुछ ना कुछ आपको EMF वगैरह गिवन होगा। दैट वन इज़ E1 मान लेते हैं, दिस इज़ E2 एंड दिस वन इज़ E3। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होंगे, दिस इज़ R1, R2, R3 एंड R4। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसे आप ध्यान से रखना, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ है तो सिंपल, सब बच्चे रट लेंगे, याद हो जाता, कुछ भी नहीं है ना। समेशन ऑफ IR प्लस समेशन E इज इक्वल टू 0 होता है, हर कोई बच्चा याद रख लेगा इसे। लेकिन जो इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं वही है मेन गेम। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने में बच्चे जो है यहाँ मिस्टेक करते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको उसी हिसाब से समझाने वाला हूँ कि आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है वहाँ पे। तो देखो न्यूमेरिकल्स बनते किस तरीके हैं पहले मैं वो बताता हूँ। जैसे ये आपको शेल्स वगैरह जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस वगैरह जुड़े हुए हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसी भी वायर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है। हो सकता है बोल दे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कितना चला जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे बताइए भाई कि जैसे E2 वाली जो शेल है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या फिर R4 जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी वायर के अलॉन्ग, किसी भी एंड्स के अलॉन्ग के पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए कितना आ रहा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को ही अप्लाई करते हैं और उसी से हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करेंगे वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, क्या क्या रूल्स होते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है वो किस पे बेस्ड होता है। तो ये बेस्ड होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो पहला जो लॉ था KCL जो था वो किस पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट मतलब कंजर्व रहती है, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ हम करते क्या हैं, करने का तरीका क्या है। कोई भी कहीं पे भी करंट आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले हम लूप मानेंगे कि ये मेरा पहला लूप है, ये मेरा दूसरा लूप है। ध्यान से समझोगे स्टेप बाय स्टेप, अगर ये समझ में आ गया तो पूरे न्यूमेरिकल आप करते जाओगे अच्छे से। तो पहला लूप है, पहले लूप में मैं इस तरीके से घूमा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। ये दूसरा लूप है, दूसरे में भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा यहाँ से। अब आप पहले लूप के लिए जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने मन से, अपनी इच्छा से इलेक्ट्रिक करंट मान लो कि इतना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। मैंने मान लिया भाई साहब यहाँ से कि कितना करंट जा रहा है, I इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है? I। यहाँ से मान लिया। अब यहाँ से भी कितना गया होगा? I। अब यहाँ जाने के बाद 2 वायर है तो अलग अलग वायर में डिवाइड हो गया होगा। इधर मैंने मान लिया I1 चला गया तो बाकी का जो बचा हुआ है वो इधर चला जाएगा, यानी I माइनस I1 इधर रह जाएगा, है कि नहीं। I1 अगर इधर चला गया तो बाकी का बचा हुआ कितना बच जाएगा? I में से I1 इधर चला गया तो इधर से इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है? I1। इधर से कितना जा रहा है? I1। इधर से कितना जा रहा है? I1। ऊपर से कितना आ रहा है? I माइनस I1। दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद कितने हो जाएंगे? I। आप देख रहे हो जितना मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक करंट माना था सेम उतना ही इलेक्ट्रिक करंट आ गया वापस। तो सबसे पहला काम होगा आपको कि आप मूव कैसे कर रहे हो, तो वो ये वाले एरो हम लगा देते हैं कि आप जो है लूप के अंदर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। तो आपको ये एरो लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे करके मूव करते हुए जा रहे हो तो इस तरीके से, तो ये मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट मैंने यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो कुछ रूल्स होते हैं शाइन के कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा नेगेटिव, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है तो V किसके बराबर होता है? IR। I आपको दे रखा है, R आपको दे रखा है। तो अब मैं इधर से अगर इधर जा रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव साइन लगाऊँ या नेगेटिव साइन लगाऊँ, या बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर अगर मैं जाऊँ, पॉजिटिव से नेगेटिव वाले प्लेट की ओर जाऊँ तो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इस तरीके के कुछ साइन रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा अभी। देखो यहाँ लिखे भी हुए हैं, प्रोसीजर एंड कन्वेंशंस ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो भाई, एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन माननी होगी, खुद से माननी होगी।
दूसरा है फॉर रजिस्टर्स, रजिस्टर के लिए वेयर करंट एंटर्स द रजिस्टर मार्क एट इज पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रिक करंट एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव मार्क कर दो, और अगर इलेक्ट्रिक करंट लीव कर रहा है तो क्या कर दो, वहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हो। तीसरा है कि फॉर ए सेल के लिए टेक नेगेटिव साइन व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हाइयर से लोअर की ओर जा रहे हो तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्या बोल रहे हैं, एंड टेक पॉजिटिव साइन व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चले गए तो कैसा साइन लोगे, पॉजिटिव की ओर। तो जिस टर्मिनल पे पहुंचे हो वही वाला साइन लेना है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे चले गए तो नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव पे चले गए तो पॉजिटिव साइन ले लिया जाएगा। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन ए क्लोज लूप वेयर नंबर ऑफ लूप इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। इसको और मैं अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, ये जो पॉइंट अभी मैंने बताए हैं ताकि आपको अभी के अभी याद हो जाए। देखो भाई ध्यान से, जैसे आपको शेल दे रखी है, ये मैंने एक शेल मान ली, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसका जो ईएमएफ है वो कितना दे रखा है, ई दे रखा है। अब आप किधर जा रहे हो भाई, इधर से इधर जा रहे हो, सेल में नेगेटिव से किधर जा रहे हो, पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, कि इलेक्ट्रिक करंट मैंने मान लिया ऐसे करके यहाँ पे जा रहा है। अब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मतलब ये हो जाएगा कि जो V है वो किसके बराबर मिलेगा, तो E के ही बराबर, यही है जो भी खेल है। अब ये मैं पहले प्लस साइन के साथ मिलूँ या माइनस साइन के साथ मिलूँ, तो आप जो है नेगेटिव से कहाँ चले गए हो, पॉजिटिव पे, यानी लोअर पोटेंशियल से कहाँ जा रहे हो, हायर पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि चेंज निकालेंगे तो हाई में से लो घटाओगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, बड़ी संख्या में से छोटे घटाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। यानी इस कंडीशन में ये कितना मिलेगा भाई, प्लस ई के बराबर मिल जाएगा, यानी वी कितना मिलेगा, प्लस ई लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो मिलेगा वो प्लस ई लिख लोगे, कितना लिख लोगे, प्लस ई। आप चाहो तो इसे ऐसे करके भी लिख सकते हो, ये मैंने पॉइंट ए मान लिया, ये वाला पॉइंट मैंने क्या मान लिया, बी। तो यहाँ मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ, ये हाई पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वी बी माइनस वी, डिफरेंस ऐसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये किसके बराबर मिलेगा, प्लस ई के बराबर मिलना चाहिए, तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाए कि ये रहा शेल, ये हाइयर है और ये लोअर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ऐसे करके जा रहा है, एंड दैट पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी। अब आपको वी बी माइनस वी ए निकालना है, तो आप खुद ही देख रहे होंगे, आप हाई से कहाँ जा चुके हो, लो पे जा चुके हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ई के बराबर ही है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो नेगेटिव आएगा। यानी वी बी माइनस वी ए अगर आप निकालोगे तो कैसा मिल जाएगा, माइनस के ई के बराबर मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो बस इतना ध्यान रखना है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे चले गए मतलब पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव पे चले गए तो मतलब नेगेटिव आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो शेल में तो आप कभी भी कंफ्यूज हो नहीं सकते हो, अभी याद हो गया ये समझो, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। अब बात आ रही है रेजिस्टेंस के लिए, कि रेजिस्टेंस अगर दे दिया जाए तो हम वहाँ पे किस तरीके से निकाल रहे होंगे। तो मैंने मान लिया ये हमारे पास रजिस्टर है और आर रजिस्टर है, इधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, आई इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और आप भी इधर से इधर ही जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप भी जा रहे हो। यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो यहाँ पे आप खुद सोच के बताओ, एक बार मुझे सोच समझ के बताना, इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप भी उधर ही जा रहे हो, आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी वी बी माइनस वी ए चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर मिलेगा, वी बराबर आई आर होना चाहिए, होना तो आई आर चाहिए, लेकिन ये प्लस साइन के साथ आएगा या माइनस साइन के साथ में आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए पता है आपको, इसलिए आना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से कहाँ जाता है, लो पोटेंशियल के। तो अगर आप घटाओगे तो लो में से हाई घटाओगे तो नेगेटिव ही आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो वो कैसा मिलेगा, हमेशा नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। कैसा मिल जाएगा, नेगेटिव साइन, यानी माइनस के आई आर लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। अब दूसरा अगला वाला केस आप समझ ही चुके होंगे, अगर इस तरीके से हो जाए कि रेजिस्टेंस ये है, दिस वन इज़ ए एंड दिस वन इज़ बी, इलेक्ट्रिक करंट आप मतलब इलेक्ट्रिक करंट अब इधर से जा रहा हो ऐसे करके और आप इस तरीके से ऐसे जा रहे हो, तो अब आप इधर से इधर जा रहे हो, यानी वी बी माइनस वी ए ही निकालना है आपको। तो अभी फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है क्योंकि इधर से
आप जहाँ इधर रहे हो इलेक्ट्रिक करंट उधर से आ रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, सीधा सा है हाई से लो, यानी ये कितना मिल जाएगा प्लस के आई आर। समझ गए आप? तो क्या याद रखेंगे भाई, हाई मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे अगर आप जा रहे हो तो नेगेटिव होगा, लो से हाई पे जा रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो? तो छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर अगर जा रहे हो तो प्लस ई हो गया, और बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर जा रहे हो तो माइनस ई हो गया। ये तो सीधा सीधा ई के बराबर आ रहा है। और अगर रजिस्टर दे रखे हैं तो क्या याद रखना है, आई की डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो नेगेटिव, और आई के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। बस इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, आई आर के बराबर होता ही है, ऐसे करके हो जाएगा। क्लियर आपको? कभी कभी किसी बुक में भी गलती लिखी हुई होती, ध्यान रखना इस चीज़ का। बुक्स में उल्टे ले लेते हैं साइन, बिल्कुल यहाँ पर वो नेगेटिव पॉजिटिव लगा देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं, लेकिन आंसर तुक्के से इसलिए सही निकल के आ जाता है कि वो पूरे ही साइन को उल्टा लिखवा देते हैं। इनको उल्टा कर देते हैं और इनको भी उल्टा कर देते हैं। इक्वल टू क्या लगाना होता है हमें, ज़ीरो, तो नेगेटिव कॉमन लेके आप जीरो में भेज सकते हो, इसलिए वो इत्तेफाक से जो है आंसर सही आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट उनका क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से कंसेप्ट सोचा करो, तब जाके आप जो है किया करो किस तरीके से करना है आपको। तो ये 4 रूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं साइन कन्वेंशन के, और एक तरीके से ट्रिक के फॉर्म में आप इसे याद रख सकते हो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अंदर। अब मैं क्वेश्चन करा के बताता हूँ इसके ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आप लोगों के। जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आए आप तुरंत मुझे बताओगे। वो बिल्कुल बन सकते, उसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं जो लूप वाला हमने करा है, सेम वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो देखो भाई ध्यान से, ये मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर मान लिया, रजिस्टर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने शैल जोड़ दी है, ये रही शैल, यहाँ पर एक शैल इधर है और इधर भी जो है रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और दूसरा यहाँ पे एक इधर सेल है, और दिस इज़ अनदर रजिस्टर, एंड यहाँ पे आप शैल जोड़ सकते हो चाहो तो। यहाँ मैंने शैल मान लिया इस तरीके से। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, 10 ओम का रजिस्टर है, ये वाला जो है मैंने 40 वोल्ट के यहाँ पे शैल मान ली है इसका ईएमएफ, और ये मैंने मान ली 20 ओम है, ये मान लेते हैं 20 वोल्ट है, और ये मैंने मान ली 30 वोल्ट है, और ये 10 ले लिया है एक और बार, अब 30 ओम मान लेता हूँ मैं ऐसे, चलो, और ये मैंने मान लिया 20 वोल्ट का, इस तरीके से मैंने मान लिया। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रजिस्टर इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। किसी से भी पूछा जा सकता है कि यहाँ से बताओ इलेक्ट्रिक करंट कितना जाएगा, यहाँ से बताओ, इस वायर से बताओ, इस वायर से बताओ, किसी से भी वो दे सकता है। या पूछा जा सकता है कि बताओ यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ कितना होगा, कैसे होगा। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको क्या निकाल लेना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट निकालने का काम है। इलेक्ट्रिक करंट आप निकालोगे, और मैंने तरीका बताया है आपको कैसे जाना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। ये सबसे पहले लगा दिया, यहाँ से आप मूव कर रहे हो तो मान लिया इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है, आई, इधर से भी कितना गया होगा, आई, इधर कितना चला गया, मान लिया I1, इधर I माइनस I1। वही तरीका है, इधर से कितना जा रहा है I1, इधर से I1, यहाँ से कितना आ रहा था I माइनस I1, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा I, यानी जितना भेजा था उतना ही चला, I रह जाएगा केवल यहाँ पर। अब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1, पहले लूप में मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने लूप 1 मान ली, और ये मैंने कौन सी मान ली, लूप। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ में अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ से मैं चल रहा हूँ, तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं भी ऐसे जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में जाने पे यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव, यानी कितना मिलेगा, माइनस के आई आर। तो क्या आ जाएगा, माइनस के आई कितना है, आई, आर कितना है, 10। आगे चलते इधर आगे। अब देखो यहाँ तो रजिस्टर है ही नहीं, यहाँ कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे चले गए। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने पे क्या आएगा, नेगेटिव, कितना वोल्ट मिलेगा, 40, 40 वोल्ट में। यहाँ आई आर नहीं करोगे, ये तो आपको ईएमएफ दे ही रखा है, तो सीधे सीधे 40 वोल्ट है, तो 40 वोल्ट लिख दिए विद नेगेटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव से कहाँ पर गए हैं, नेगेटिव पे। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ, आई भी उधर ही है, मैं भी उधर जा रहा हूँ, ऐसे करके घूम के, तो नेगेटिव आता है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में क्या आएगा, नेगेटिव, यानी आई इंटू में कितना मिलेगा, आर, आर कितना है, 20। अब इधर देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से कहाँ चलेगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाना, यहाँ पे भी जो है नेगेटिव ही आ गया, यानी इत्तेफाक से चारों जगह ही यहाँ पर क्या मिला है, नेगेटिव। और जहाँ से चले थे वहीं पर क्या चले, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, यानी इन सभी का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर कर दीजिए।
तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस के 10i, यहाँ पे माइनस 20i, तो कितना हो जाएगा ये माइनस के 30i, और ये कितना हो जाएगा ये माइनस के 60 इज इक्वल टू 0, ये 60 है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस के 30i बराबर कितना है 60, यानी i कितना है 60/30, यानी कितना आ रहा है भाई माइनस के 2 एम्पियर। कितना आ रहा है 2 एम्पियर। यानी जहाँ जहाँ i मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है उस i की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है। और पता है नेगेटिव अगर आ रहा है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आने का मतलब है कि जो मैंने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन खुद से मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पे आंसर प्लस में आ जाता है इसका मतलब है जो मैंने डायरेक्शन मानी हुई है बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव साइन आया है इसका मतलब है कि जो मैंने डायरेक्शन इधर मानी है एक्चुअल में वो इधर है। लेकिन इसका मतलब ये मत कर देना कि क्वेश्चन तो गलत हो गया, गलत आंसर आ गया, नहीं, बस ये माइनस बता रहा है आपको खुद से कि भाई साहब इसमें डायरेक्शन इधर नहीं है इधर है। आपका आंसर सही है बिल्कुल, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है। आप मानो बस पॉजिटिव आ गया बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव आ गया और भी अच्छी बात है। बस इतना आपको याद रखना है, पॉजिटिव का मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी तो बिल्कुल परफेक्ट मानी थी, और नेगेटिव आने का मतलब है आपने जो डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो ये लूप 1 से मैंने i की वैल्यू निकाल ली है। अगर लूप 2 में भी अप्लाई कर दूँ तो i1 भी आ जाएगा। तो फिर से मैं अप्लाई कर रहा हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 2। तो दूसरे लूप के अंदर अगर मैं इस चीज़ को अप्लाई करूँगा तब देखेंगे कि आंसर हमारा क्या निकल के आने वाला है। देखो भाई ध्यान से, यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं वापस आने वाला हूँ। तो नेगेटिव से कहाँ चले गए पॉजिटिव पे, तो क्या आएगा भाई प्लस के कितना वोल्टेज है 20, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस का क्या मिलेगा आई यानी i1 इंटू आर कितना है 30, आई आर होता है ना, तो i1 इंटू आर। पॉजिटिव से कहाँ चलेगा नेगेटिव पे, तो नेगेटिव आ जाएगा माइनस के 30, नेगेटिव से कहाँ चले गए पॉजिटिव पे, तो प्लस के कितना है 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 20 और ये कितना मिलेगा भाई, देखो ये हो गया 60 में से 30 का तो 30 मिल रहा है, 30 माइनस 30 i1, यही आ रहा है क्या, मिस्टेक तो नहीं है ना कहीं। अब देखो आप यहाँ पे तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो कि 30 i1 बराबर आ रहा है 30 के, ऐसे प्लस में ही हो जाएगा फिर, यानी i1 कितना आ जाएगा 30/30, यानी कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। तो ये कितना आ रहा है 1 एम्पियर, यानी इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है जो हमने माना हुआ है। क्लियर है आप लोगों को? तो इस तरीके से पता कर लेंगे कि ये इतना आ गया ये इतना आ गया। ओके, तो ऐसे करके बता लोगे। अगर बोल दिया था कि यहाँ से बताओ कितना करंट जा रहा है, तो i वाला निकाल चुके हैं, i1 वाला निकाल चुके हैं, तो इसमें से घटा दो, इसमें से इसको घटा के, तो यहाँ भी पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। सब कुछ बता सकते हो आप अगर इलेक्ट्रिक करंट निकल के आ जाए तो। समझ गए आप लोग? तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। करने का तरीका क्या है, अपने आप डायरेक्शन मानोगे, एज्यूम करोगे, लूप बनाओ, दोनों लूपों में 2 इक्वेशंस बनेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके i1 i2 निकाल सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है 2 ही लूप हों, और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो 3 लूप दे देगा वो। तो वहाँ पे वेरिएबल भी कितने बन जाएंगे 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन सॉल्व करोगे। सॉल्व करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता है, कैलकुलेशन आएगी, सॉल्व करते जाओ, लेकिन वैल्यू निकल के आएंगे कुछ ना कुछ, वही आपके आंसर्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और है सेम इसी पैटर्न का, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे कि ये मैंने मान लिया सपोज ये है, ठीक है। अब मैंने मान लिया यहाँ 10 ओम है, दिस वन इज़ 20 ओम, दिस इज़ 30 ओम एंड दिस इज़ 40 ओम, दिस इज़ 10 वोल्ट, दिस इज़ 20 वोल्ट एंड दिस इज़ 30 वोल्ट। पूछा वही जाएगा, i1 i2 निकालना है। देखो फटाफट से करता हूँ मैं इसे, ध्यान से देखना। लूप 1 मान ली, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, लूप 2 मान ली, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट मान लिया, i जा रहा है, इधर i, इधर कितना चला जाएगा i1, इधर कितना चला जाएगा i माइनस i1। क्लियर है? यहाँ से कितना आ रहा है i1, यहाँ से i1, दोनों मिलके कितना बना देंगे भाई i बना देंगे। सीधा सीधा हो गया। अब सीधा अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई करेंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1, पहले लूप में लगा रहे हैं, इधर से चलता है, i की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आएगा माइनस के i इंटू आर,
पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे तो नेगेटिव 20, आई की डायरेक्शन में माइनस के आई इंटू आर कितना है 20, और पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो यानी माइनस के ही क्या मिलेगा 30 मिलेगा, इज इक्वल टू 0। देखो ना कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके जा रहे हो तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव पे चले गए और यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों में ही नेगेटिव पे गए हैं तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सॉल्व कर लेते तो ये कितना मिल जाएगा माइनस के 30i और ये कितना हो गया माइनस के 50 इज इक्वल टू 0, यानी 30i जो नेगेटिव में आ रहा है वो कितना आ रहा है 50, यानी i कितना निकल के आ रहा है भाई 50/30 विद नेगेटिव साइन, यानी 5/3 नेगेटिव में हमारा इतना इलेक्ट्रिक करंट निकल के आ गया। सॉल्व कर सकते हो आगे। सिमिलरली आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस में अप्लाई कर सकते हो, इन लूप 2, तो लूप 2 में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे माइनस के इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में तो माइनस के आई आर होगा, यानी माइनस के आई कितना है I1, आर कितना है 40 है। ये नेगेटिव से कहाँ चले गए पॉजिटिव पे चले गए तो प्लस के कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर से इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी माइनस के कितना मिलेगा I1 इंटू में 30 और नेगेटिव से पॉजिटिव पे चले गए तो पॉजिटिव में कितना मिलेगा 20 इज इक्वल टू क्या कर दोगे भाई 0 कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 70i1 और ये कितना हो जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 0 में मिलेगा आपको, यानी 0 0 ये तो इधर चला गया तो माइनस के 7i1 बराबर आ रहा है माइनस के 3 और i1 कितना आ जाएगा भाई 3/7 एम्पियर, ये आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, कर सकते हो पक्का, कैसा भी कोई डाउट। एक क्वेश्चन और है, हाँ यहाँ से आप ऐसे ही तो मूव करके जा रहे हो, आई किधर जा रहा है इधर, आप भी किधर जा रहे हो उधर, तो आई की डायरेक्शन में क्या आएगा नेगेटिव, आई की डायरेक्शन में नेगेटिव, आई की डायरेक्शन में नेगेटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो फिर मुझे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, घर से करके लाना है आपको ये क्वेश्चन। देखिए भाई ये आपके पास क्वेश्चन है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 20 ओम, ये है। आपको वही पता करना है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। आपको बताना क्या है, आपको सॉल्व करके लाना है वी ए माइनस वी बी कितना होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। और इसे निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से निकालोगे, दोनों लूप लगाओगे, दोनों लूपों को सॉल्व करोगे तब करोगे। ध्यान रखना इसमें क्या करना पड़ेगा, आप पहले लूप में इक्वेशन बना दोगे, दूसरी इक्वेशन में बना दोगे, दो लूप से इक्वेशन बनाओगे। लेकिन इन्हें जब आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट ऐसा आंसर नहीं आएगा कि लूप 1 से आई का आंसर आ गया और लूप 2 से आई1 आंसर, अलग अलग नहीं आएगा। यहाँ पे आपको वेरिएबल मिलेंगे, एक इक्वेशन तो लूप 1 से मिलेगी और एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, लूप 2 से मिलेगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके आप दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करना, पहले से कुछ वैल्यू निकाली दूसरे इनपुट करी, तब जाके आई और आई1 की वैल्यू निकल के आएगी। डायरेक्ट नहीं निकल के आएगी क्योंकि बीच में मैंने रजिस्टर जोड़ दिया है। अगर बीच में सेल होता है तो डायरेक्ट आ जाता है क्योंकि एक जो है वेरिएबल खत्म हो जाता है वहाँ पे, यहाँ पे वो खत्म नहीं होगा डायरेक्टली। तो दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को बनाओ पहले आप अलग अलग, लूप 1 के लिए बनाओ, लूप 2 के लिए बनाओ। उन दोनों इक्वेशन से आपको आई और आई1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। करके लाना, अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन कौन बच्चा करके ला रहा है। और साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए, और मैंने बता ही दिया है आपको, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट पे अगर चले गए तो पॉजिटिव, बड़ी से छोटी पे आ गए तो नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव। इतना ही कहानी है बस, ठीक है, ओके।